दिल्ली पुलिस के अनुसार इशरत जहान एक मास लीडर थी। इन्होंने दिल्ली दंगों के लिए भीड़ जुटाई और इसी की वजह से वो 2 साल तक जेल में बंद रही। मगर पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें आखिरकार बेल दे ही दी। इन 2 सालों में क्या बदला कि कोर्ट जो है उनको बेल देने के लिए प्रेरित हो गई। जानिए इस केस के बारे में हमारे इस कोट अनकोट के एपिसोड में, और इसके साथ साथ हिजाब और लखीमपुर केरी केसेस की भी जानकारी पाइए। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी, और हम दोनों आपका इस एपिसोड में स्वागत करते हैं। जैसे कि भद्रा ने बताया, हम आज काफ़ी महत्वपूर्ण 3-4 केसेस के बारे में आपको बताएंगे। ये हफ्ता कोर्ट्स के लिए कोर्ट्स काफ़ी बिजी रहे, कई बड़े ऑर्डर्स कोर्ट से आए। सबसे पहला जो हमारे पास आपके लिए ऑर्डर है वो आ रहा है इशरत जहान के केस में। दिल्ली का एक कोर्ट है, जज अमिताभ रावत हैं, वो कई दिनों से कई दिल्ली दंगों से जुड़े हुए मामले सुन रहे हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली दंगों में लगभग 750 FIRs फाइल हुई थी, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण FIR है इस केस में वो है FIR 59 ऑफ 2020 की। ये FIR नंबर 59 है जो कि दिल्ली क्राइम ब्रांच में फाइल हुई थी और अब स्पेशल सेल उसकी इसमें जांच कर रहा है। और इसी में इशरत जहान की गिरफ्तारी हुई थी 2 साल पहले, मार्च 2020 में। उनकी गिरफ्तारी के पीछे भी एक कहानी है। उनको पहले एक दूसरी FIR में गिरफ्तार किया गया था जिसमें उन्हें तुरंत से बेल मिल गई थी। इनफैक्ट 21 मार्च को उन्हें उस केस में बेल मिल गई थी, लेकिन उनको रिहा करने की जगह उनको उसी दिन इस FIR में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस FIR की आपको खास बात बता दूं, ये FIR दरअसल दिल्ली दंगों में सबसे दिल्ली पुलिस के पास जो हथियार है UAPA का, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का, ये FIR इकलौती FIR है जिसमें वो कानून लगाया गया है जिसमें बेल मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इनफैक्ट इसमें 18 अक्यूज्ड हैं, 18 आरोपी हैं इस FIR के अंदर, और इसमें ये 2 साल में ये चौथी आरोपी हैं जिन्हें बेल मिल पाई है, और वो भी मेरिट्स पे बेल मिली है, और वो भी एक लोअर कोर्ट से बेल मिली है उन्हें, मतलब ट्रायल कोर्ट से मिली है। जज अमिताभ रावत ने उन्हें बेल दी है। अब बेल ऑर्डर में कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन आपको संक्षेप में 2-3 बातों के बारे में बताऊंगी। पहली बात जो कोर्ट ने ये कही, कोर्ट ने कहा कि जो चक्का जाम का पूरा आइडिया था वो इशरत जहान का नहीं था। दूसरी बात जो कोर्ट ने कही वो ये कही कि अगर आप देखें तो इशरत जहान ये पूरा केस है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स की इस पे बहुत बात की है, इस पे फेसबुक पोस्ट की भी बात की है, तो सोशल मीडिया पे उनका काफ़ी इस पे काफ़ी दलीलें उनकी सोशल मीडिया के ऊपर हैं। और इस पे लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो इशरत जहान है वो ऐसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं थी, ना ही उन्होंने इस षड्यंत्र से के ऊपर जो भी मीटिंग्स हुई थी, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है, उसमें इशरत जहान ने भाग नहीं लिया था। तीसरी जो बात कोर्ट ने कही है उसमें ये कही है कि कोर्ट ने ये ज़रूर माना कि इशरत जहान जो थी, वो जो पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ था CAA के खिलाफ, उसमें वो थी, वो खुरेजी नाम की एक जगह है दिल्ली में, उस साइट पे वो ज़रूर थी। लेकिन कोर्ट ने फिर ये पाया कि जहाँ दिल्ली दंगे हुए थे, खुरेजी ना ही उस एरिया में आती है और ना ही इशरत जहान खुद उस दिल्ली दंगों के समय वहां मौजूद थी। और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अब जज अमिताभ रावत ने इशरत जहान को बेल दे दी है। जी अपूर्वा, थोड़ा सा बैकग्राउंड जैसे आपने बता ही दिया है, मगर एक चीज़ मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी कि इशरत जहान को पहले अंतरिम जमानत मिली थी, मगर वो केवल शादी करने के लिए मिली थी। उसके बाद उनको कोविड के सिम्टम्स भी हुए थे और उसी ग्राउंड पे उन्होंने एक और एप्लीकेशन अर्जी दाखिल करी थी ट्रायल कोर्ट पे, मगर उसको खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट ने उनको जमानत देने से उस टाइम पे मना कर दिया था। अब जहाँ पे दिल्ली दंगों की बात हो रही है, वहाँ पे एक छोटा सा केस है, उसके बारे में भी मैं आपको जरा बताना चाहूंगी। दरअसल पिछले हफ्ते ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। ये केस था एक 23 साल के लड़के फैजान की मौत को लेके। दरअसल फैजान की मौत जो है वो पुलिस की वजह से हुई थी। एक उस वक्त जब दंगे हुए थे तो उस वक्त एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे ये दिखाया गया था कि एक 23
साल के लड़के को बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा है और पीटने वाले थे पुलिस। और जो रीजन दिया गया था उस लड़के को पीटने का वो था कि वो नेशनल एंथम, उनके कहने पे नेशनल एंथम नहीं गा रहा था। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद काफी हंगामा हुआ और फैजान की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करी। अब उस अर्जी की हेयरिंग पिछले हफ्ते आई थी, जिसमें कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट नहीं दाखिल करी है। मतलब कि 2 साल से ज्यादा हो गए हैं मगर अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। और कोर्ट ने ये भी बोला कि इसमें चाहे कोई वीआईपी क्यों ना इन्वॉल्व हो, मगर इस पूरे जो इंसिडेंट की जो जांच है वो बिना किसी इन्फ्लुएंस के होना चाहिए। और कोर्ट ने इतना तक बोला कि अगर, मतलब कि वो वैसे तो इंटरफेयर नहीं करेंगे पूरी जांच में, मगर अगर उनको लगा कि कहीं हैंकी पैंकी हो रहा है तो वो जरूर जो है वो उसमें इंटरफेयर करेंगे। अपनी तरफ से दिल्ली पुलिस ने 8 और हफ्तों का समय मांगा है और बोला है कुछ तकनीकी एविडेंस है, इसमें टेक्निकल एविडेंस है, तकनीकी एविडेंस है जो वो अभी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें से इमेजेस बहुत क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो दरअसल कौन थे वो पुलिसकर्मी जिन्होंने फैजान को पीटा था, वो अभी उस बात की अभी भी जांच चल रही है। केवल एक ही पुलिसकर्मी है, उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है। अब 8 हफ्तों के बाद इस मामले में दोबारा से सुनवाई होगी। चलिए अब दिल्ली से चलते हैं कर्नाटक की ओर। हम जानते हैं कि इस हफ्ते कर्नाटक हाईकोर्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये जजमेंट था हिजाब पर। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और वहाँ के कुछ कॉलेजेस द्वारा हिजाब पर लगे बैन को बरकरार रखा। एक तरह से कोर्ट ने ये कहा कि कॉलेज में जो यूनिफॉर्म अगर लागू की गई है तो छात्रों को वो यूनिफॉर्म पहनकर ही आनी पड़ेगी और वो उसके साथ हिजाब नहीं पहन सकते हैं। इस पर कोर्ट ने कई बातों पर टिप्पणी की। कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। क्यों कहा कोर्ट ने ऐसा, मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी। जो आर्टिकल 25 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, यानी कि वो हमें अपने धर्म के हिसाब से आचरण करने का और धर्म को का प्रसार करने का मौलिक अधिकार देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी हाई कोर्ट्स ने इस पर यह कहा है कि ये जो मौलिक अधिकार है ये हर तरह की जो धार्मिक एक तरह का आचरण होता है, हर तरह की आचरण को और प्रैक्टिस को सुरक्षित नहीं रखता है। ये सिर्फ जो अनिवार्य चीज़ें होती हैं एक धर्म के अंदर उसको सुरक्षित रखता है। तो इसलिए कोर्ट के सामने ये आर्ग्यू किया गया था, ये दलीलें दी गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी कि हिजाब पहनना दरअसल इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन कोर्ट ने अब ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हिजाब पहनना एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि वहाँ की राज्य सरकार, कर्नाटक सरकार और कॉलेजेस एक तरह से प्रतिबंध लगा सकते हैं हिजाब पहनने पर और यूनिफॉर्म बता सकते हैं कि किस तरह की यूनिफॉर्म कॉलेजों में पहन के आनी चाहिए। बिल्कुल। और अपूर्वा, इसके साथ साथ कुछ और आर्ग्यूमेंट्स जो है कोर्ट के सामने हुई थी। केवल एक आर्टिकल 25 को लेकर नहीं हुआ था, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को भी लेकर इस पूरे मुद्दे में जो है आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखी गई थी। और एक एक करके याचिकाकर्ताओं की जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स थी वो एक एक करके कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो 129 पेज का है उसमें खारिज कर दिया है। जैसा कि अपूर्वा ने बताया, कोर्ट ने ये बोला है कि हिजाब पहनना इस्लामिक धर्म के अनुसार अनिवार्य नहीं है। और जहां तक आर्टिकल 19 की बात है जिसमें राइट टू फ्री स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको भी लेके कोर्ट ने बोला है कि अगर ये एक मौलिक अधिकार है तो इसके साथ साथ इस अधिकार पे प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। और जो कोर्ट और जो सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया था कि भाई हिजाब आप नहीं पहन सकते, वो एक तरीके से उचित प्रतिबंध है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो इन्हीं बातों को पूरा जो है करते हुए, मतलब कि कुरान की कुछ वर्सेस डिस्कस करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की कुछ पुरानी जजमेंट्स डिस्कस करते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो ये याचिका थी इसको खारिज कर दिया है। अब इस जो फैसले को कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। कुछ ने तो उसी दिन दे दी थी, कुछ ने उसके एक दिन के बाद दी है। और ये मामला जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन भी किया गया था, मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पे इमीडिएट सुनवाई करने से मना कर दिया और बोला कि जब सुप्रीम कोर्ट होली
के वेकेशंस के बाद खुलेगा, तब शायद इसमें डेट लगेगी। सुप्रीम कोर्ट में ही एक और केस आया था इस हफ्ते। मैं बात कर रही हूँ लखीमपुर खेरी में हुई हिंसा से जुड़ा ये जो केस है। अक्टूबर में पिछले साल लखीमपुर खेरी में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप ये है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ी से कुछ किसानों को रौंद दिया था, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। उसके बाद भड़की हिंसा में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फरवरी में इस साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल को खारिज करने के लिए याचिकाएं दर्ज की गई हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते नोटिस जारी किया और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया गया, कोर्ट को बताया गया कि जो एक गवाह हैं इस केस में, उन पर हमला हुआ है, कथित तौर पर हमला हुआ है, जिसको कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से लिया। कोर्ट ने यूपी सरकार की जो लॉयर थी उनको बोला कि उन्हें जो गवाह हैं इन केस में उनको सुरक्षित रखना चाहिए, और इसके साथ ही कोर्ट ने अब उनकी बेल को खारिज करने की याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया जी। दरअसल अपूर्वा, इसमें हुआ ये कि जब कोर्ट को ये बताया गया कि जो विटनेस है उन पे एक तरीके से उनको धमकाया गया है, उनके घर जाकर ये बोला गया था कि अब चूंकि बीजेपी की सरकार यूपी में वापस आ गई है तो अब हम तुम्हें देख लेंगे। तो इसको लेके कोर्ट ने इससे गंभीरता जताई, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इसमें कोर्ट ने एक स्पेशल बेंच गठित करी थी इस पूरे मामले को सुनने के लिए, उसी दौरान कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे यूपी सरकार को कि जो विटनेसेस हैं, जो इसमें क्रूशियल विटनेसेस हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और कोर्ट की इस डायरेक्शन के बावजूद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस है इस पूरे केस में, उसको धमकी मिली। तो जब कोर्ट को बताया गया तो इसलिए कोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए यूपी की जो काउंसिल थी, जो पेश हुई थी कोर्ट में, उनको बोला कि भाई आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि प्रोटेक्शन उनको मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनको जो पूरी ये जो पिटिशन है उस पर रिस्पॉन्स भी फाइल करने के लिए बोला है। थोड़ा सा बस पिटिशन के बारे में बता देती हूँ। जो याचिकाकर्ता हैं वो बेसिकली विक्टिम की फैमिली है, एक जिनकी डेथ हुई थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी उस पूरे इंसिडेंट में, उसकी एक फैमिली है। और उन्होंने ये बोला है अपने पिटिशन में कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फरवरी का ऑर्डर है, उस ऑर्डर ने दरअसल जो चार्जशीट में आशीष मिश्रा के खिलाफ का जो रोल दिया हुआ था उसको जो है उसको मद्देनजर नहीं रखा गया। मतलब कि उसको उस पे बिल्कुल उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने विचार ही नहीं किया। अब जो इसमें खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में ये चीज बोली कि भाई चूंकि चार्जशीट हमारे सामने नहीं पेश की गई है तो हम इसलिए इस पूरे केस के मेरिट्स पे कुछ बोल नहीं सकते। और इसी हाई कोर्ट ऑर्डर की वजह से जो इस केस में दूसरे आरोपी हैं उन्होंने भी याचिका डाली है हाई कोर्ट में बेल के लिए, क्योंकि सबकी याचिकाएं पहले खारिज हो चुकी हैं। तो एक तरीके से उनको इस बेल ऑर्डर का एक एग्जाम्पल मिल गया है। फिर जो दूसरी बात बोली गई है सुप्रीम कोर्ट में वो ये है कि यदि आशीष मिश्रा बहुत देर तक बेल पे रहे तो वो भाग सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक केंद्र मंत्री के बेटे हैं। दूसरा, वो जो विटनेसेस हैं उनको थ्रेटन भी कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं कि वो कोर्ट में ट्रायल के दौरान उनके फेवर में स्टेटमेंट दे। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले इसमें एक स्पेशल बेंच गठित करी थी, वही बेंच जो है इस पूरे मामले की सुनवाई अब 24 मार्च को दोबारा से करेगी। तो मेरे ख्याल से अपूर्वा इस हफ्ते के लिए काफी है। बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।